गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये है 1/1/2022 का क्वेश्चन है। सीटेट पेपर 1 का है, 1 to 5 CTP है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो विकास की दिशा ऊर्ध्वगामी और शीर्षगामी होता है। जो बच्चा का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, तो इसीलिए इसे शीर्षगामी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। तो बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये बिल्कुल सही है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। नहीं, बचपन को पियाजे ने 4 अवस्थाओं में बांटा है। कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाओं में बांटा है। 10 अवस्था में किसी ने नहीं बांटा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती। यहाँ पे निगेटिव वर्ड है, नहीं होती लेकिन होती है। सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा समाज में विकास करता है, तो ये निगेटिव वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। केवल आनुवंशिकता पर आधारित नहीं होता है। बच्चों का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पे निर्भर करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आनुवांशिक विन्यास के पूर्व जो घटना दिखाई देती है उसको परिपक्वता कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं। किसी बच्चा में 10 वर्ष का अगर वो बालक है तो अपने उम्र के लिहाज से वो अधिक उसमें समझदारी हो, अधिक बातों को समझता हो, तो उसको मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है सामाजिक का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। समाजीकरण का प्राथमिक कारण और समाजीकरण का द्वितीयक कारक कौन है। तो परिवार जो होता है वो प्राथमिक कारक होता है और विद्यालय जो होता है वो द्वितीय कारक होता है, वो सेकंड फैक्टर होता है। आप एक दोहा सुने होंगे, गुरु गोविंद दो उखरे काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। अगर भगवान और गुरु जी दोनों सामने खड़े हैं तो पहले किनको पाँव लगेंगे, तो पहले गुरु जी को लगेंगे, क्योंकि गुरु जी ने ही हमें बताया है कि भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, उनका आकार कैसा है, निराकार हैं, सभी जगह रहते हैं। तो सबसे पहले भगवान से भी पहले जो समाजीकरण
की भूमिका होता है वो विद्यालय के गुरुजी का होता है, उससे भी पहले परिवार का होता है, क्योंकि बच्चा 5 वर्ष के पहले तक, वो 4 वर्ष तक बच्चा मम्मी पापा डैडी दादा दादी के संपर्क में रहता है। तो वहाँ समाजीकरण की भूमिका वो में पहला कारक हो जाएगा परिवार, दूसरा विद्यालय। आप समझ गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। दूसरा क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार 7-8 वर्ष का जो बालक होता है वो नैतिक निर्णय कैसे लेता है, किस आधार पर लेता है? तो बच्चा दंड और आज्ञा पालन के आधार पर लेता है। कोहलवर्ग ने 3 अवस्था बताया था, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, रूढ़िगत नैतिकता अवस्था और उत्तर रूढ़िगत नैतिकता अवस्था। तो पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का अवस्था है जो 4 से 10 वर्ष का है, और यहाँ पूछा जा रहा है 7 से 8 वर्ष का। तो ये कोहलवर्ग के प्रथम में आ जाएगा, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था में। तो इस उम्र में बच्चा जो होता है वो बड़ों के प्रति सम्मान दिखाना चाहता है, वो आज्ञा का पालन करता है, और एक उसमें डर भी रहता है कि हम कुछ ऐसा कर देंगे तो हमें दंड भी मिल सकता है। इस उम्र के बच्चा को अगर ये सिखाया जाए कि जीव हत्या पाप है, ये मुर्गा मछली नहीं खाना चाहिए, तो बच्चा डरता है कि सच में ये पाप है। लेकिन यहीं बच्चा जब 18 वर्ष से ऊपर चले जाएगा, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता अवस्था में चले जाएगा, तो फिर उसको कितनों घर वाले समझाएगा कि ये सब पाप है, जीव हत्या, तो वो कहेगा कुछ भी हो हम खाएंगे, देखा जाएगा। तो ये जो अवस्था होता है 7 से 8 वर्ष का होता है, उसमें बच्चा किसी भी काम को करने से पहले दंड के बारे में सोचता है कि अगर हमने गलत किया तो दंड हमें मिल सकता है, और बड़ों के प्रति आज्ञा का पालन करता है। एक बचपन में कैलेंडर आता था, याद होगा आपको, तो उस कैलेंडर में दिखा रहा था कि कसाई जो होता है उसको इस तरह का दंड मिलता है, चोर जो चोरी करता है उसको इस तरह का दंड मिलता है। तो वो 7 से 8-10 वर्ष के बच्चे उस कैलेंडर को देख करके भावुक होते थे कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे कि कोहलवर्ग के अनुसार 7-8 वर्ष के जो बच्चा होता है वो नैतिक जो निर्णय लेता है दंड और आज्ञा पालक के अनुसार लेता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका आंसर। उसके बाद है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, एक मिनट, छठा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस सिद्धांत में प्रयोग है? जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उसमें क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो इसका वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई आधारित
जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। तो बच्चा को अगर लंबाई के बारे में बता दीजिएगा तो वो फिर दूसरे वस्तु में भी लंबाई खोजता है। वो अपनी क्रमबद्धता को जारी रखता है। जैसे बच्चा गाय को देख करके पहले उसे गाय के बारे में जानकारी मिलता है, तो कुछ दिन बाद कुत्ता को देख करके कुत्ता को भी गाय कहता है। ऐसा आपने CTP में पढ़ा होगा। तो वो एक क्रम खोजने का प्रयास करता है कि गाय का भी 4 पैर होता है, कुत्ता का भी 4 पैर है, इसका भी पूंछ है, कान है। तो बच्चा को लंबाई दिखाइएगा तो लंबाई पर आधारित अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट। 7 नंबर क्वेश्चन है, सात के बाद, अच्छा 7 का ऑप्शन उधर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले की यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जिन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? इसका ऑप्शन ऊपर में दिया गया है, इधर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, केंद्रीयता, सेंटर का खोज कर रहा है। क्या 5 वर्ष की एक बालिका है नसीमा, वह चिकनी मिट्टी को गोल गोल दबा करके एक सांप की आकृति बनाता है। तो जब मिट्टी गोल रहता है, गोल से सांप की आकृति को लंबा लंबा कर देता है, तो उसको लगता है ना कि चिकनी मिट्टी बढ़ गई है, जबकि बढ़ी नहीं है, उतना ही मिट्टी है, लेकिन उसको ऐसा लगता है। तो वो सेंटर खोजने का प्रयास कर रहा है, उसके केंद्र में जाने का प्रयास कर रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है। अगला क्वेश्चन है, लेवाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है सामाजिक संरचना। वाइगोत्स्की ने बताया था कि बच्चों का विकास समाज में अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 9। लेवाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो बच्चे स्वयं से बात करते हैं, इसको निजी संवाद कहते हैं। बच्चा खुद से बात करता है, ये इसको निजी संवाद कहते हैं। बच्चा उसके बाद क्वेश्चन है 10 नंबर, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा जोड़ देना, योग्यता आधारित,
अस्थाई अलगाव, सहयोगपूर्ण अधिगम, दंड, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर होगा सहयोगतापूर्ण अधिगम। प्रगतिशील कक्षा में सहयोगपूर्ण वातावरण होता है तो उसमें बच्चा ज़्यादा सीखता है। एक दूसरे से सहयोग करके ड्रिल और अभ्यास करवा करके आप उतना नहीं सिखा सकते हैं जितना बच्चा सहयोग से सीखता है। योग्यता आधारित अस्थाई अलगाव करके, अब किसी बालक में योग्यता है, कोई पढ़ने में कमज़ोर है, कोई तेज है, तो उसको अलग अलग नहीं कर देंगे, सबको समावेशी कक्षा में रखने की बात कही गई है। पुरस्कार और दंड का प्रयोग करके बच्चों के सामने दंड का प्रयोग नहीं करना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? एक बच्चे की दूसरी की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, तो यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है? तो ये बच्चा का अंतर व्यक्तिगत बुद्धि है। वो बच्चा को अंतर करने की क्षमता है, डिफरेंट करने की क्षमता है। कोई जो चलिए इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने का उच्च संज्ञानात्मक लाभ मिलता है। पहला ऑप्शन है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक नहीं, मातृभाषा में शिक्षित होना बाधक नहीं है। ये गलत है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं, बच्चों को ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी भाषा में सीखने के लिए जोर देंगे कि तुमको इंग्लिश सीखना ही है, इंग्लिश में पढ़ना ही है, नहीं। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ मिलता है, बिल्कुल सही है। जहाँ बच्चा बहुभाषी परिवेश में रहता है, कुछ बच्चे पंजाबी हैं, कुछ बच्चे भोजपुरी हैं, कुछ बच्चे मगही बोलते हैं, उस परिस्थिति में बच्चे की सीखने का जो माहौल होता है वो लाभप्रद होता है, एक दूसरे से बच्चे सीखते हैं। तो बहुभाषी कक्षा बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बात कही गई है। डी नंबर ऑप्शन, द्वितीय उपागम विद्यार्थियों के उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है, बिल्कुल नहीं। जो द्वितीय भाषा होता है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो क्या हम इंग्लिश में सीखेंगे किसी चीज़ को तो वो हमारे सीखने में उलझन पैदा नहीं करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है,
13 नंबर क्वेश्चन है, जेंडर की भूमिकाएं हैं। जेंडर जो भूमिका होता है वो अधिग्रसित व्यवहार होता है। हमारे समाज में कुछ लोग जेंडर के साथ भेदभाव करते हैं। लड़कियों को ऐसा कहा जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकती हो, लड़कों को बहादुर समझा जाता है कि आप तुम ये काम कर सकती हो, कर सकते हो। तो जेंडर के आधार पे भेदभाव होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि अधिग्रसित व्यवहार से जो जैसे रूढ़िगत मान्यता होता है कि लड़कियां को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों मैथ में कमज़ोर होती है, तरह तरह के ये जो सब रूढ़िगत जो मान्यता है। आगे आइए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि छात्रों की समझ को आंकना, पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र इसके अनुसार रूपांतरित करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना नहीं करना है। सी नंबर ऑप्शन, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण नहीं करना है। अब टेस्ट परीक्षा लेकर के क्लास में जो बच्चा तेज है उसको अलग बैठाइएगा, जो कमज़ोर है उसको अलग बैठाइएगा, जो विकलांग है उसको अलग बैठाइएगा। इस तरह का वर्गीकरण कदापि नहीं करना है। तो ये ऑप्शन गलत है। डी नंबर ऑप्शन है, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। किसी विषय में बच्चा को सफल असफल घोषित नहीं करना है कि तुम फेल हो गए हो। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है कि छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र इसके अनुसार रूपांतरित करना। उसके समझ को आंकना है, उसके अनुसार शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना है कि बच्चा आगे कैसे और अधिक विकास करेगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो गुरुजी ही कर सकते हैं, और भी कोई कर सकता है। दूसरा नंबर है, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ये बात हुई विशिष्ट छात्र, उसमें बच्चे विशिष्ट कौन कौन हैं उसका पता लगाना जरूरी है, उसके तरीका खोजना चाहिए। फिर कौन सा तरीका अध्यापक को स्वयं की शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। बिल्कुल, कौन सा तरीका अध्यापक अपनाएं जो स्वयं के शिक्षा शास्त्र चिंतन में मदद करेगा, वो अपने तरीका को ढूंढेंगे। ये भी
उनको मूल्यांकन में काम आएगा। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा? तो मूल्यांकन करने से पहले शिक्षक को ये भी बात का ध्यान रखना होता है कि कौन सा शिक्षा शास्त्र अपनाएंगे जिससे बच्चों का अधिक से अधिक अंक मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए इसलिए नहीं होगा फर्स्ट वाला कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। गुरु जी के अलावे बहुतों लोग कर सकते हैं, हम की भावना नहीं होनी चाहिए। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि योग्यता से परे होकर सभी को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। देखिए, विद्यालय के किसी कक्षा में कोई बच्चा दृष्टिबाधित होता है, कोई बच्चा कमज़ोर पढ़ने में होता है, कोई बच्चा पढ़ने में तेज होता है। तो समावेशी शिक्षा में होता है क्या कि सभी बच्चों को एक ही क्लास में रख करके पढ़ाया जाता है, तो उससे बच्चा आपस में एक दूसरे से सीखता है। तो योग्यता से परे होकर, यानी उसकी योग्यता को न देखते हुए सभी को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाना चाहिए। कारण है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो ए और आर दोनों सही है, और आर सही की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरह के तरीके अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तरह तरह के तरीके अपनाने चाहिए ताकि बच्चे अधिक से अधिक सीखें। कारण में है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो भी बच्चा पढ़ रहा है, अधिगम में लगा हुआ है, सीखने में लगा हुआ है, उनकी विभिन्न आवश्यकता होती है और उनके आवश्यकता के अनुसार अपने जो शिक्षा शास्त्र है, अपनी जो रणनीति है, उसको अनुकूल बनाना। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्ची है, 18 नंबर क्वेश्चन है। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? तो बच्ची को लिखने में कठिनाई हो रही है, तो लिखने में कठिनाई होता है, इसको डिस्ग्राफिया कहते हैं इंग्लिश में, और आलेख हिंदी में वैकल्य कहते हैं। हिंदी में आलेख वैकल्य कहते हैं, इंग्लिश में डिस्ग्राफिया कहते हैं। और पढ़ने में जो होता है विकार होता है तो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। गणना करने में परेशानी होता है, कठिनाई होता है, इसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं।
और ध्यान और अति सक्रियता का विकार, इसको डिस्ट्रैक्सिया बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लिखाई में जो कठिनाई होता है बच्चों का, उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, 19 नंबर क्वेश्चन है, इससे काहे हो गया, ओहो। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाँ, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, उसको पूरा करने के लिए शिक्षा शास्त्र, उपागम और मूल्यांकन विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बहुत तरीके से विद्यार्थी सीखते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए शिक्षा शास्त्रीय, उपागम और मूल्यांकन के विविध साधन का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर है ये क्वेश्चन रहा 20 नंबर। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता अनिवार्य लक्षण है। देखिए, बच्चा जो सृजनात्मक होता है उसका चिंतन अपसारी होता है। दो तरह का चिंतन होता है, एक अपसारी चिंतन होता है, एक अभिसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन में बच्चा चारों तरफ सोचता है। अगर उसको पूछा जाए उससे प्रश्न कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना बताएगा। तो ये अभिसारी चिंतन का बालक सिर्फ पटना बताएगा। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि बिहार में क्या क्या है, बिहार की राजधानी पटना में क्या क्या है, तो ये अपसारी चिंतन वाला क्वेश्चन हुआ। पटना में गोलघर है, गांधी मैदान है, पटना गंगा नदी के किनारे है। तो ये सब जो चिंतन करता है इसको अपसारी चिंतन कहते हैं। तो सृजनात्मकता अनिवार्य लक्षण है अपसारी चिंतन का। ये 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर है इसका। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। जो छोटा बच्चा होता है वो ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करके, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता के द्वारा। ये सभी बातें के द्वारा वो अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए, सक्रिय अन्वेषक के द्वारा मतलब वो खोजबीन करके, खेल के द्वारा भी बच्चे सीखते हैं, पदार्थों का क्रिया और प्रयोग के द्वारा भी बच्चे सीखते हैं, सहपाठी और वयस्कों द्वारा सहभागिता से भी सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाती है। खंडीकरण कहलाती है। खंड खंड में बांट करके याद करवाया जा रहा है। तो इसका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा खंडीकरण। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है,
निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान अर्जन। तो परिवेश की जो सहभागिता होता है उस कौशल और ज्ञान अर्जन। फिर है बी नंबर, विषय वस्तु को रटना, दूसरों के निष्क्रिय अनुकरण करना, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। देखिए, विषय वस्तु को तो रटना नहीं है, बच्चे को रटने से नहीं फायदा होता है। दूसरों को निष्क्रिय अनुकरण करना, दूसरा का नकल नहीं करना है। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो इसका सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान अर्जन करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने को सुसाध्य करता है? सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। दूसरा है, परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। ये 2 नंबर ऑप्शन सामाजिक संरचना उपागम है। ये बच्चा को विभिन्न प्रकार की पुस्तक दिया जा रहा है, तो ये सही है। तीसरा नंबर है अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझाने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है। अरुंधति नए शब्द को समझाने के लिए उसके संदर्भ में कुछ संकेतों का इस्तेमाल करती है, तो ये भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 4 नंबर ऑप्शन है, रेखा अपने विद्यार्थियों के उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। नहीं, वर्तनी की परीक्षा में आपने गलती की, कोई वर्ड लिखने में बार बार गलती हो रहा है, तो उसको 10 बार लिखने से 20 बार लिखने से उस सामाजिक संरचना उपागम नहीं आया। तो 2 और 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आते हैं 25 नंबर। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? देखिए, एक आप शिक्षक हैं और छात्रों में समस्या समाधान को किस प्रकार आप दूर कर सकते हैं? अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके नहीं, डर की भावना पैदा नहीं करेंगे, बच्चा डर जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीकों का इस्तेमाल करके नहीं, कोई एक तरीका अपना करके और बच्चा को सिखाना है, गलत बात है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, बिल्कुल ये सही आंसर है। समस्या समाधान का जो माध्यम होगा उस माध्यम के और भी तरीके होंगे और भी उसके समरूप तरीके होंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। निष्क्रिय रटन पद्धतियों का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर नहीं, विद्यार्थी को रटना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आते हैं 30 नंबर 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है ये है 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? कक्षा के संदर्भ में रहित अधिगम को बढ़ावा देना, कक्षा के संदर्भ में रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना,
रट्टा मार के सीखने को प्रोत्साहित करना बिल्कुल नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, तो ये तो गलत होगा। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे उत्तरों को नकल करना, नकल नहीं करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक समस्या विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। कोई समस्या है तो उसमें विभिन्न तरीका से सोचने के लिए बच्चा को कहना। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उसमें की भावना उत्पन्न होती है। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को अपने अंदर के कारणों पर आरोपित करते हैं तो उसमें कैसी भावना उत्पन्न होती है? तो उसमें गर्व की भावना पैदा होती है। देखिए, अगर बच्चा अच्छे अंक से पास कर गया तो वो सफलता के बारे में कह रहा है कि मेरे अंदर 10 घंटा पढ़ने की क्षमता था, मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा, सफलता का कारण ये है कि हमने मेहनत किया। तो ये सब जो आंतरिक कारण आरोपित कर रहा है अपने सफलता के पीछे, तो उससे बच्चा को गर्व होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर कहा जा रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर बहुउद्देशीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो बिल्कुल सही है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत सा तरीका अपनाना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने में मौका देता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ बहुत संवेदनीय उपागम को अपनाएंगे तो बच्चों को शिक्षा से वंचित करेगा, बिल्कुल नहीं। यह अध्यापक को निर्दिष्ट अवधि का काफ़ी समय बचाता है। ऐसी बात नहीं है कि अध्यापक का समय बचाता है, बच्चों को अज्ञान प्रायिकता पैदा करता है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं है खोजना पड़ेगा। एक अध्यापिका जो बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, हतोत्साहित नहीं करना है। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं की भ्रांतियों को गठन बहुत स्वाभाविक है। देखिए, बच्चों और वयस्कों में जो संकल्पना और भ्रांतियाँ का गठन होता है वो स्वाभाविक होता है। तो ये तो सही है। एक अध्यापक को रूप से इन वैकल्पिक संरचनाओं और गौर करना चाहिए, क्योंकि यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सही है। ये भी आगे है, वैकल्पिक संरचनाओं और भ्रांतियों सदैव निराधार नहीं होती, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती है। बिल्कुल सही है। बच्चे की जो भ्रांतियाँ होती है तरह तरह की, वो निराधार नहीं कहा जा सकता है। वो बच्चे अपने तरीके से सोचते हैं और आसपास की दुनिया के बारे में समझ पैदा करते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अध्यापक बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं की भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, अगर हम बच्चा को सिखा रहे हैं और बच्चा उस सीखने के दरमियान कुछ गलत जवाब देता है, उसके मन में भ्रांतियाँ हैं कि ऐसे नहीं होगा, तो उसको शिक्षक को सुनना चाहिए, उसे हतोत्साहित नहीं करना है। 30 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। देखिए, ठोस प्रलोभन और पुरस्कार विद्यार्थियों में दीजिएगा तो बच्चा के व्यवहार में परिवर्तन आता है। वो जो 2 घंटा बच्चा घर पे पढ़ता था, तो पुरस्कार के वजह से, प्रलोभन के वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा और बच्चा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ने की कोशिश करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। तो पूरे 2012 से लेके 2022 तक सीटेट का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा सोल्व हमारे चैनल पे हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट में अपना कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं अगले बार आपको और अधिक अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करूं। थैंक यू।